जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स। जैसा कि हम लोग का वन डे वन चैप्टर सीरीज चल रहा है, वो भी ज्ञान बिंदु बायोलॉजी का, वो भी फुल नोट डिटेल्स हम लोग वो भी सब्जेक्टिव देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। यदि आप अगर नहीं किए तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बारीकी से देख लीजिए। तो जैसा वन डे वन चैप्टर चल रहा है, इसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 40 देखेंगे, जीनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी देखेंगे। ठीक है, अगर बता दें इससे पहले आप कोई भी चैप्टर नहीं देखें। ठीक है, इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से 30 तक के कंप्लीट कर चुके हैं। आप यदि नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और आप बारीकी से कोशिका से देखते हुए आइए, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि अगर आप पिछला चैप्टर नहीं देखते और ये देखते हैं तो थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिए, क्योंकि वन डे वन चैप्टर में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती और आप वैसे स्टूडेंट में गिनती आएंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक अच्छा करके आएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो एक दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होता। एक्चुअली वो 5 से 10 मिनट पढ़ने के लिए बैठते हैं और वो फिर थोड़ा सा इधर उधर देखने के चक्कर में नहीं हो पाता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि ये हमारा RSR करंट अफेयर्स चैनल है। ठीक है, अगर आप इस पर जुड़ जाते हैं तो इसमें प्रत्येक दिन, ठीक है, करंट अफेयर्स प्रत्येक दिन 5 से 6 बजे के बीच ये वीडियो अपलोड हो जाती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बता दें कि जैसा कि ये एक और सीरीज हम लोग का चल रहा है, ठीक है, बिहार दरोगा के लिए, स्पेशल बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, ये जो चैनल है पूरा डेडिकेटेड है बिहार दरोगा के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, ठीक है, तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है, जिस तरह से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जैसा आपको हम बता रहे हैं वैसा आप कीजिए, आप दरोगा बनने में सक्षम हो जाएंगे। तो बिहार दरोगा के लिए ये प्रैक्टिस सेट्स हम लोग का चल रहा है। इससे पहले हम लोग 1 और 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेट नंबर 3 है। ठीक है, तो आप ये सेट अगर देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पहले ही बताए थे वन डे वन चैप्टर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुणसूत्र की खोज 1859 में हाफ मिस्टर ने किया था। उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियर फिलामेंट रखा। क्रोमोसोम शब्द का सब प्रयोग 1898 में वाल्डेयर के द्वारा किया गया। गुणसूत्र केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली पतली पतली धागे नुमा संरचना है। इसका निर्माण कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के द्वारा होता है। माइटोसिस कोशिका विभाजन के मेटाफेज एवं एनाफेज अवस्थाओं में क्रोमोसोम गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। गुणसूत्र की लंबाई सामान्यतः 0.5 mu से 30 mu तथा मोटा जो होता है ये 0.2 mu से 3 mu होता है। पौधा की कोशिका में पाए जाने वाला गुणसूत्र जंतु कोशिका के गुणसूत्र में थोड़ा बड़ा होता है। प्रत्येक प्राणी एवं पौधे की प्रजाति में गुणसूत्र की एक निश्चित संख्या होती है। ये गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में पाया जाता है तथा जोड़ा वाला दोनों गुणसूत्र हमेशा एक दूसरे के समान होता है। जिस प्रकार जोड़ों वाला क्रोमोसोम गुणसूत्र समजात क्रोमोसोम कहलाता है। कायिक यानी कि कोशिका के समजात क्रोमोसोम होते हैं, ये द्विगुणित कहलाते हैं। परंतु जनन कोशिका, ठीक है, परंतु जनन कोशिका जैसे शुक्राणु अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कायिक कोशिका की आधी होती है। ऐसे कोशिका के क्रोमोसोम अगुणित यानी कि हैप्लॉइड कहलाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक खास स्थान होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक खास स्थान होता है जहां से गुणसूत्र 2 भुजाओं में बटे नजर आते हैं। इस खास स्थान को सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के स्थिति के अनुसार गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला मेटासेनेटिक, यह गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर होती तथा इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला भी अक्षर के समान होती है। दूसरा है सुबोमैनेटिक, इस
गुणसूत्र की एक भुजा दूसरी भुजा की तुलना में थोड़ा छोटा होता है तथा इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला की एल अक्षर की तरह होता है। तीसरा है एरोनॉटिक। इस गुणसूत्र की एक भुजा बहुत बड़ी तथा दूसरी बहुत छोटी होती, इसकी आकृति छड़ यानी कि रड के समान होती है। चौथा टेलोसेनेटिक। इस गुणसूत्र में केवल एक ही भुजा होता है तथा शीर्ष में सेंट्रोमियर स्थित होता है। एक पूर्ण विकसित गुणसूत्र के निर्माण में निम्नलिखित संरचनाएं भाग लेती हैं। पहला पेलिकल। पेलिकल गुणसूत्र के सभी बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। पेलिकल से घिरा हुआ भाग को मैट्रिक्स कहा जाता है। अर्ध गुणसूत्र। गुणसूत्र में मैट्रिक्स में गुणसूत्र के पूरी लंबाई तक दो कुंडलित धागे की समान रचनाएं होती है, इसे अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोनीमेटा। तीसरा क्रोमोनीमेटा। गुणसूत्र का प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र दो या इससे अधिक महीन धागे की संरचनाएं से बना होता है, इसे क्रोमोनीमेटा कहा जाता है। प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र के क्रोमोनीमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से जुड़े रहता है कि वे एक ही दिखाई देते हैं। चौथा है प्राथमिक संकुचन। प्राथमिक संकुचन गुणसूत्र के दोनों भुजाओं के मिलन स्तर पर स्थित संकुचन को प्राथमिक संकुचन कहते हैं। प्राथमिक संकुचन के स्थान पर ही एक गोलाकार कण होते हैं जो सेंट्रोमियर कहलाता है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र को दो भुजाओं में बांटता है। अब पांचवा है द्वितीयक संकुचन वन। ठीक है, गुणसूत्र के शीर्ष भाग पर स्थित संकुचन को द्वितीयक संकुचन वन कहते हैं और द्वितीयक संकुचन वन को न्यूक्लियर ऑर्गेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि केंद्रिका बनने में इसकी ज़रूरत होती है। अगला है छठा सैटेलाइट। गुणसूत्र के द्वितीयक संकुचन के बाद वाला हिस्सा एक गोलाकार रचना जैसा होता है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। सातवां है द्वितीयक संकुचन दूसरा। प्राथमिक संकुचन के अतिरिक्त गुणसूत्र के किसी भी भाग शीर्ष भाग छोड़कर स्थित संकुचन को द्वितीयक संकुचन द्वितीय कहा जाता है। गुणसूत्र का सेंट्रोमियर केवल प्राथमिक संकुचन पर ही स्थित है, अन्य किसी संकुचन पर नहीं। टेलोमियर। गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरों को टेलोमियर कहा जाता है। टेलोमियर गुणसूत्र के दोनों भुजाओं को आपस में कभी जुटने नहीं देता। अगर किसी कारणवश गुणसूत्र टूट जाए तो टूटे हुए गुणसूत्र भी टेलोमियर से जुट नहीं सकता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे इसी में देखेंगे गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये पैतृक गुणों के संरचना के लिए उत्तरदायी जीन की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। गुणसूत्र में स्थित अर्ध गुणसूत्र, ठीक है, यानी कि कैरोमैटिस डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, गुणसूत्र जो है जीन है वो क्या चीज़ का बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। यह जीन अर्ध गुणसूत्र की पूरी लंबाई में दाने के समान दिखाई देते हैं। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा इसके क्रियात्मक खंड जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। डीएनए में कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है तथा डीएनए में प्रतिलिपिकरण क्या है? प्रतिलिपिकरण द्वारा अपने समान अणु के संश्लेषण क्षमता होती है। कोशिका के न्यूक्लियस में डीएनए का पृथक्करण सर्वप्रथम फ्रेडरिक मेसर ने किया था तथा इसका नाम न्यूक्लियन रखा। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। यह प्रमाण अल्फ्रेड हर्श तथा मार्था चेस के प्रयोग से प्राप्त हुआ है। ये दोनों अपना प्रयोग बैक्टीरियोफेज विषाणु प्रक्रिया था। कोई भी अणु जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है उसमें निम्नलिखित गुण का होना जरूरी है। पहला गुण है वह अपना प्राकृतिक बनाने में सक्षम हो।
दूसरा है उसकी संरचना और रासायनिक संगठन स्थिर होना चाहिए। तीसरा, उसमें उत्परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए क्योंकि वह विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। चौथा, इसे स्वयं मेडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। उपयुक्त सभी गुण डीएनए में मौजूद है, इसलिए डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। अच्छा, डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। सजीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है, परंतु पृथ्वी पर का पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए के रूप में पाया जाता है। अब न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। न्यूक्लिक अम्ल प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। इसकी प्रकृति अम्लीय तथा केंद्रक में मिलने के कारण इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड मोनोमर इकाई का बना एक बहुलक है। ठीक है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के यौगिक के बने होते हैं। पहला शर्करा यानी कि शुगर। न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लियोटाइड्स में 5 कार्बन परमाणु का बना राइबोसोम या डीऑक्सीराइबो पाई जाती है। डीऑक्सीराइबो C5H10O फिर डीएनए के निर्माण में भाग लेते हैं तथा राइबोसोम क्या है, राइबोसोम C5H10O5 आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। अब दूसरा है फास्फेट अम्ल। फास्फेरिक अम्ल H3PO4 के उपस्थिति के कारण ही न्यूक्लिक अम्ल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला है नाइट्रोजन क्षार। क्या है, नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स तथा पिरामिड। प्यूरिन्स के अंतर्गत एडेनिन तथा ग्वानिनिन तथा पिरामिडिन के अंतर्गत थाइमिन तथा साइटोनिन आते हैं। डीएनए में चारों नाइट्रोजन क्षार यानी कि एडेनिन, ग्वानिनिन और थाइमिन और साइटोनिन पाए जाते हैं, परंतु आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाए जाते हैं। एक फास्फेट, एक शुगर और एक क्षार मिलाकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इस तरह 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार से 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के 1000 गुण आपस में जुटकर एक श्रृंखला बनाते हैं। ऐसे ही 2 श्रृंखलाएं आपस में सर्पिल रूप से जुटकर डीएनए अणु का निर्माण करते हैं, लेकिन आरएनए का निर्माण एक ही श्रृंखला के द्वारा होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, सर्वप्रथम विलियम्स ने एक्स किरण विवर्तन के आधार पर डीएनए अणु के संरचना का अध्ययन किया था। इसके बाद चार्ल्स गैफ ने यह पता लगाया कि डीएनए में एडेनिन एवं थाइमिन की मात्रा और खनिन तथा साइटोनिन की मात्रा बराबर होती है। बिल्किंस तथा चार्ल्स गैफ के खोज को आधार मानकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिक जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए अणु की रचना का एक सफल मॉडल प्रस्तुत किया। यह मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल कहलाया। अब डीएनए के डबल हेलिक्स। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल निम्नलिखित विशेषताएं बताती है। पहला बताती है डीएनए अणु में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जो सर्पिल रूप से कुंडलित होती है। दूसरा है डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड के बाहर की और फास्फेट तथा डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाए जाते हैं। तीसरा डीएनए के स्ट्रैंड के भीतर की और नाइट्रोजन बेस प्यूरिन तथा पिरामिडिन डीऑक्सीराइबोस शर्करा से जुड़े होते हैं। डीएनए के एक स्ट्रैंड का प्यूरिनिन हमेशा दूसरी स्ट्रैंड के पिरामिडिन से हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े रहता है। एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधन के द्वारा, जबकि साइटोसिन ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बंधन से जुड़े रहते हैं। 5वां डीएनए कुंडलित का एक प्रमुख
डीएनए कुंडली का एक पूर्ण घुमाव 34 एम्यूस्टर में पूरा होता है। इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़े होते हैं, यानी प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच 3.4 A की दूरी होती है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों के बीच दूरी जो होती है 20 एंगस्टर होता है, या डीएनए का व्यास 20 एंगस्टर होता है। अब हम लोग डीएनए के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए का कार्य जो है, इसमें से पहला, डीएनए अनुवांशिक गुणों का भंडार है। यह जीन के रूप में पैतृक गुणों का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। दूसरा, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य संचालक है। क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होने वाले आरएनए तथा एंजाइम का निर्माण डीएनए से ही होता है। डीएनए से आरएनए के निर्माण की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन तथा आरएनए से प्रोटीन निर्माण का ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। डीएनए में उत्परिवर्तन लाकर पौधे की उन्नत रोग प्रतिरोधी एवं अधिक उपज देने वाली जातियां उत्पन्न की गई है। ठीक है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के द्वारा डीएनए के खंड को एक प्राणी की कोशिका से अलग कर किसी दूसरे प्राणी की कोशिका प्रतिरूपित करने से आनुवंशिक रोगों के निदान में सफलता मिलती है। अब डीएनए और आरएनए में अंतर हम लोग देखेंगे। तो डीएनए और आरएनए में अंतर में पहला, डीएनए मुख्यतः केंद्र के क्रोमोसोम में पाया जाता है। इससे के अतिरिक्त यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में भी पाया जाता है। क्या? डीएनए, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य तथा केंद्रिका में ही पाया जाता है। डीएनए का आकार दोहरी कुंडली यानी कि डबल हेलिक्स वाला होता है, जबकि आरएनए का आकार एक हरी कुंडली हेलिक्स वाला होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होता है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। डीएनए में थाइमिन नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के जगह यूरोसिल नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। डीएनए केवल एक प्रकार का होता है, जबकि आरएनए 3 प्रकार का होता है। डीएनए सदा भी आनुवंशिक का सूचक होता है, जबकि आरएनए कभी कभी ही आनुवंशिक सूचना देता है। आरएनए मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण करता है। डीएनए का आणविक भार आरएनए की तुलना में बहुत अधिक होता है। अब आरएनए जो ऊपर हम लोग पढ़े 3 प्रकार के होता है, तो आरएनए 3 प्रकार के कौन कौन होता है वो हम लोग पढ़ लेंगे। तो आरएनए पहला होता है एमआरएनए, इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। यह आरएनए कोशिका द्रव्य में राइबोसोम से जुड़ा रहता है और यह आरएनए डीएनए के आनुवंशिक सूचनाओं को ढोता है। यही कारण है कि इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। कोशिका के मौजूद कुल आरएनए का यह 5 से 10% होता है। एक है टीआरएनए, यानी कि इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यह आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के समय विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक के स्थानांतरित ट्रांसफर करता है, और यह एक प्रकार का टीआरएनए के ही प्रकार के एमिनो अम्ल का स्थानांतरण कर सकता है। इसलिए किसी भी कोशिका में एमिनो अम्ल की जो संख्या होती है वही टीआरएनए की भी होती है। कोशिका में स्थित कुल आरएनए का यह 10 से 15% होता है। अब अगला देखेंगे, इसी में 3 प्रकार में से तीसरा प्रकार के होता है आरआरएनए। यह इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यह आरएनए राइबोसोम का निर्माण में भाग लेता है। यह कोशिका में स्थित कुल आरएनए का 80% होता है, और तीनों आरएनए में यह सबसे स्थिर और प्रकृति का सर्वाधिक समय तक क्रियाशील रहता है। अब जीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जीन के बारे में। तो सर्वप्रथम 1909 में जोहान्स ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने मेंडल के आनुवंशिक फैक्टर को जीन कहा। टी.एच. बोबरी तथा डब्ल्यू.एस. सटन के प्रयोग से सर्वप्रथम यह प्रमाणित हुआ कि जीन गुणसूत्र के अंश है और यह गुणसूत्र के निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं। शुरुआत में जीन को एक ऐसा कारक माना जाता है जो
सजीवों के एक विशेष लक्षण की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। जीन की आधुनिक भाषा जीन डीएनए की एक ऐसी विशेष लंबाई है जो एक विशेष प्रकार के आरएनए का निर्माण करती है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है और बीडल तथा टेटम के एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट लक्षणों को प्रकट करता है। जीन क्रोमोसोम में रेखीय क्रम में एक सिर से दूसरे सिर तक व्यवस्थित होते हैं एवं सभी जीवों में वंशागत लक्षणों के निर्धारक है। चूंकि गुणों लक्षणों की संख्या हजारों में है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ कुछ जोड़े हैं, इसलिए प्रत्येक गुणसूत्र पर औसतन 3000 जीन होते हैं। किसी जीन में एक लक्षण एक प्रकट होने के लिए एक ही जीन उत्तरदायी हो सकता है, परंतु समानतः बहुत से जीनों की संयुक्त क्रिया से ही कई लक्षण प्रकट होते हैं। जीन जिस तरह गुणसूत्र जोड़े में होते हैं उसी तरह जीन भी जोड़े में होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में से न सिर्फ जीन एक प्रकार के निश्चित होते हैं बल्कि उनकी सजावट भी निश्चित होती है। किसी भी प्राणी के गुणसूत्र के एक सेट में पाए जाने वाले जीनों की समूह को जीनोम कहा जाता है तथा प्रत्येक गुण पर बसे जीनों के समूह संकलन समूह इंक ग्रुप कहलाते हैं। मनुष्य में 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं। 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं। एक कोशिका में उपस्थित कुल जीनों में 90% निष्क्रिय रहते हैं, केवल 10% जीन ही सक्रिय रहते हैं। जीवों की वृद्धि के अनुसार कुछ जीन सक्रिय होते हैं तथा कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे बीजों के अंकुरण के बाद अंकुरण को प्रभावित करने वाले जीन निष्क्रिय हो जाते हैं तथा पौधे की लंबाई बढ़ाने वाले जीन सक्रिय हो जाते हैं। एस बेंजर नामक वैज्ञानिक ने 1962 में जीन की परिभाषा सिस्टोन, रिकॉन तथा म्यूटॉन के रूप में दिया। जीन की क्रियात्मक इकाई जो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करती है, जिसे सिस्टोन जो इकाई पुनः संयोजन की निर्देशित करती है उसे रिकॉन तथा जो इकाई उत्परिवर्तित को निर्देशित करती है उसे म्यूटॉन कहते हैं। अब विभिन्नताएं देखेंगे। एक ही प्रजाति से उत्पन्न विभिन्न संतानों में पाए जाने वाले सभी गुण समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ अंतर अवश्य रहते हैं, इससे विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। विभिन्नताएं मुख्य रूप से लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतान में ही पाए जाते हैं। लैंगिक जनन में विभिन्नता का प्रायः अभाव रहता है। विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है और वंशजों में इसका संचय होते रहता है एवं कई पीढ़ियां के बाद ढेर सारी परिवर्तनशील वातावरण में उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ा देता है। ठीक है। विभिन्नताएं 2 प्रकार की होते हैं। विभिन्नताएं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? जनिक विभिन्नताएं। यह विभिन्नताएं क्रोमोसोम पर जीन की व्यवस्था में परिवर्तन तथा डीएनए के निर्माण में संलग्न नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। जननिक विभिन्नताएं को आनुवंशिक विभिन्नताएं भी कहते हैं। कायिक विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं, भोजन की उपलब्धता, आपसी व्यवहार के कारक उपार्जित किए जाने वाले विभिन्नताएं कायिक विभिन्नता कहलाता है। कायिक विभिन्नताएं का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है और न ही जैव विकास में इसका महत्व रहता है। अब आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह माता पिता के गुण जीन के माध्यम से उनके संतानों में पहुंचता है, ऐसे गुण को आनुवंशिक गुण कहते हैं। आनुवंशिक गुण का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक तथा विभिन्नताएं का अध्ययन
किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता का अध्ययन सर्वप्रथम ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। मेंडल ऑस्ट्रिया में ब्रून नामक स्थान पर एक मठ में पादरी थे, लेकिन उन्हें बागवानी में रुचि थी। मेंडल ने अपने बागवानी में 1857 ईस्वी से 1865 ईस्वी तक मटर के पौधे पर अनेक प्रयोग किए तथा अपने प्रयोग के आधार पर सांख्यिकीय आंकड़े तैयार किए। इन आंकड़ों को मेंडल ने 1865 में नेचुरल हिस्टोरिक सोसाइटी ऑफ ब्रून के बैठक प्रस्तुत किया, जिसके बाद 1866 में इसी सोसाइटी के पत्रिका में मेंडल का अनुसंधान प्रकाशित हुआ। मेंडल के अनुसंधान प्रकाशित होने के बाद भी उस समय के वैज्ञानिक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों का ध्यान चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के अध्ययन में व्यस्त था। 1884 ईस्वी में मेंडल के देहांत हो गया और उन्हें अपने जीवन काल में कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई। ठीक है, मेंडल ने अनुसंधान प्रकाशित होने के 34 वर्ष बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक ह्यूग डी ब्रिज जो हॉलैंड के थे और कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी के थे तथा इरिक वन शेरमार्क जो ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है, ने मेंडल को अनुसंधान की पुष्टि तथा उनके अनुसंधान को मेंडल के वंशागति के नियम के रूप में मान्यता दिलाई। इसके बाद मेंडल अनुवांशिकता का पिता तथा अनुवांशिक के जनक कहलाने गए। ठीक है, मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सबरथा विपरीत गुण वाले थे। मेंडल ने 7 जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच कृत्रिम परागण कराया और उनमें उत्पन्न नए पौधे का अध्ययन किया। मेंडल द्वारा मटर के पौधे में बीज 7 जोड़े विपरीत लक्षणों के अध्ययन किया गया। 7 में पहला था तने की ऊंचाई, ठीक है, लंबा और बौना, और बीज का रंग पीला और हरा, और बीज का आकार गोला या झुर्रीदार, और फली का रंग हरा और पीला, और फली का आकार फूला और सिकुड़ा, और फूल का रंग बैंगनी और सफ़ेद, और फूल की स्थिति क्षारीय और शीर्षस्थायी। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल रहे। उनके ही किए गए प्रयोग का यह परिणाम है कि जीव विज्ञान क्षेत्र में आनुवांशिक विषय का प्रादुर्भाव हुआ। मेंडल को अपने प्रयोग में सफलता मिलने में निम्नलिखित कारण हैं। पहला है वनस्पति जगत में पाए जाने वाले लाखों पौधों में मेंडल ने केवल मटर को ही चुना, क्योंकि मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होता है, और मटर का जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है, जिसके कारण मटर पैतृक एवं संतति पीढ़ियों के गुणों का अध्ययन बहुत कम समय में किया जा सकता है। मटर के पौधे में स्वपरागण होता है, लेकिन बड़ी आसानी से उसमें कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। मटर के पौधे में 7 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, और संयोग से मेंडल द्वारा संचित गुण अलग अलग गुणसूत्र पर अवस्थित थे। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए एक समय में केवल एक ही गुणसूत्र को लिया तथा अपने अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग किया। अब हम लोग एंकर क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। संकर क्रॉस क्या है? एक संकर क्रॉस यानी कि जब दो पौधे के एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहा जाता है। एक संकर क्रॉस के तहत मेंडल ने लंबे तथा बौने मटर के पौधे के बीच संकरण यानी कि प्रजनन करवाया। इन दोनों विपरीत गुण वाले पौधे लंबे तथा बौने पौधे को जनक पीढ़ी कहा गया।
इस पी अक्षर से इसे पी अक्षर से सूचित किया जाता है। जनक पौधे के संकरण से जो बीज प्राप्त हुए उसमें उत्पन्न पौधे को प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहा जाता है। F1 पीढ़ी के सभी पौधा बौना तथा अर्थात जनक पीढ़ी का एक लक्षण बौना F1 पीढ़ी के पौधा में प्रकट नहीं हुआ। F1 पीढ़ी के लंबे पौधे के बीच संकरण कराने पर मेंडल को F2 पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी में लंबे तथा बौने दोनों पौधे विकसित बौना हो गया। ठीक है, बौना हो गया था तथा वह दूसरी पीढ़ी में पुनः प्रकट हो गया, अर्थात बौनापन लक्षण F1 पीढ़ी में लुप्त नहीं हुआ था, बल्कि वह लंबे के सामने अप्रभावी हो गया था। यदि F2 पीढ़ी के पौधे से तीसरी पीढ़ी या F3 प्राप्त किया जाए तो F2 पीढ़ी के लंबे पौधे से सदैव लंबे तथा बौने पौधे से सदैव बौने ही पौधे प्राप्त होते हैं। मेंडल के एक संकर क्रॉस को परिणाम निम्नलिखित है। परिणाम क्या हुआ? मेंडल ने एक संकर क्रॉस का लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1 है तथा जीन प्रारूपी अनुपात 1:1:2:1 है। जीन प्रारूप किसी जीव की आनुवंशिक बनावट है। जीन प्रारूप को हमेशा अक्षरों के जोड़ा में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे टी और बड़ा टी और छोटा टी लंबे पौधे का जीन प्रारूप है, वही छोटा टी बौने पौधे का जीन प्रारूप है। टी तथा बड़ा टी तथा छोटा टी एक ही जीन के अलग अलग रूप है। एक ही जीन के अलग अलग रूप को एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। जीवों के ऐसे लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे लंबा, बौना, उसे लक्षण प्रारूप कहा जाता है। मेंडल ने अपने एक संकर क्रॉस के आधार पर निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किया। इन नियमों की आनुवंशिकता का भी नियम कहते हैं। अब इकाई लक्षणों के वंशागति के बारे में देखेंगे हम लोग। किसी जीव में अनेक लक्षण होते हैं, प्रत्येक लक्षण स्वतः होता है तथा दूसरे पर आधारित नहीं होता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह लक्षण स्वतः रूप से संचरण करता है। हर एक ऐसा लक्षण को कोई लक्षण इकाई लक्षण कहा जाता है। यह लक्षण जिन द्वारा निर्धारित होते हैं। मेंडल के प्रयोग में किसी पौधा का लंबा होना या बौना होना इकाई लक्षण है। मेंडल ने बताया कि प्रत्येक लक्षण कारकों के एक जोड़ी द्वारा निर्धारित होता है। मटर के शुद्ध लंबे लक्षण हेतु कारकों की जोड़ी टी है तथा बौने लक्षण की कारकों की जोड़ी छोटा टी है। इसी कारक को जोहानसन ने सब प्रथम जीन की संज्ञा दी, अर्थात जीन जोड़ी में कार्य करते हैं। किसी जीव के प्रत्येक लक्षण के लिए जीनों की एक जोड़ी होती है। अब हम लोग प्रभाविता का नियम देखेंगे। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत अल्लील यानी कि बड़ा टी और छोटा टी किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं तब उनमें से केवल एक ही बाह्य रूप से दिखाई देता है, दूसरा दबा हुआ रहता है। दिखाई देने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण तथा नहीं दिखने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। मेंडल ने शुद्ध लंबा बड़ा टी तथा छोटा टी के शुद्ध बौना। मेंडल ने शुद्ध लंबा दोनों बड़ा टी तथा शुद्ध बौना दोनों छोटा टी के बीच संकरण किया तो F1 में सभी पौधे लंबे थे, परंतु उनमें बौनापन जीन मौजूद थे। F1 का जीन प्रारूप और बड़ा टी और छोटा टी था, परंतु लंबा टी और बौना टी पर प्रभावित था। ठीक है, अब पृथक्करण का नियम देखेंगे। पृथक्करण
इस नियम के अनुसार अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षण के सामने प्रकट नहीं होते, परंतु वह प्रभावी लक्षण के साथ रहते हुए भी यथावत शुद्ध रहता है। अतः जब असली पीढ़ी से अप्रभावी लक्षण के कारक या जिन प्रभावी लक्षण के कारक से अलग होते हैं तो वह अपने लक्षण को अभिव्यक्त कर देते हैं। पृथक्करण के नियम को युग्मक के शुद्धता के नियम भी कहा जाता है, यानी कि लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। अब द्विसंकर क्रॉस यानी कि ये एक संकर क्रॉस था, अब द्विसंकर क्रॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक संकर क्रॉस के बाद मेंडल ने अपने प्रयोग में दो विपरीत जोड़े के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने मटर के ऐसे पौधे का चयन किया जिसमें एक प्रकार के पौधे के बीज पीले तथा गोलाकार थे तथा दूसरे प्रकार के पौधे के बीज हरा तथा झुर्रीदार थे। इन दोनों पौधे के आसपास में प्रजनन पश्चात F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे हुए उन सभी पौधे के बीज पीले तथा गोलाकार हुए। F1 पीढ़ी में पीला तथा गोलाकार लक्षण प्रभावी हुआ, वही हरा तथा झुर्रीदार अप्रभावी हुआ। इसके बाद F1 पीढ़ी के पौधे के बीच जब प्रजनन कराया गया तब F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे, जैसे पीला, गोलाकार, हरा तथा गोलाकार, पीला, झुर्रीदार और हरा और झुर्रीदार। इन 4 प्रकार के पौधे का अनुपात 9:3 और 3:1 पाया गया। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का परिणाम निम्न है। अब मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के लक्षण प्रारूपी अनुपात 9:3:1 रहा तथा जिन प्रारूप अनुपात 1:2:2:4:1 और 1:2 और 2:1 और 2:1 रहा। मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के प्रयोग के आधार पर आनुवंशिकता से संबंधित स्वतंत्र विन्यास नियम दिया। स्वतंत्र विन्यास का नियम, इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार अप्रभावी गुण दूसरे के अप्रभावी गुण से नहीं बल्कि प्रभावी गुण से मिल सकता है। स्वतः विन्यास नियम के तहत ही प्रभावी लक्षण पीला अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार के साथ मिल गया, वही अप्रभावी लक्षण हरा और प्रभावी लक्षण गोलाकार के साथ मिल गया और F2 में 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुआ। मेंडल के सभी नियम या मेंडल के आनुवंशिकता का नियम सिर्फ मटर के पौधे पर लागू होते हैं, बल्कि यह पौधे तथा जंतु सभी पे लागू होते हैं। अब हम लोग मेंडल के नियम के अपवाद पढ़ेंगे, कुछ मेंडल के नियम के अपवाद पढ़ेंगे। तो कुछ अपवाद थे, अब हम लोग अपवाद देखेंगे। तो मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित जो नियम प्रतिपादित किए वह नियम कई जगहों पर लागू नहीं होते हैं। मेंडल नियम का अपवाद निम्नलिखित में पहला है अपूर्ण प्रभावित, यानी कि मेंडल का प्रभाविता का नियम जहाँ नहीं लागू होता है उसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। अपूर्ण प्रभाविता में विपरीत लक्षण के जोड़े में एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभाव दिखता है। गुल अब्बास यानी कि मीराबिलिस जलापा के लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले पौधे का संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में लाल रंग और सफ़ेद रंग पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता, बल्कि F1 पीढ़ी के पौधे पर फूल का लाल और सफ़ेद का मिश्रण या गुलाबी होता है। अब सप्रभाविता, ये सब क्या हम लोग अपवाद पढ़ रहे हैं, यानी कि सप्रभाविता जब किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच के संबंध प्रभावी तथा अप्रभावी वाला न हो बल्कि F1 पीढ़ी में दोनों एलील के प्रभाव एक साथ पड़ता है तो ऐसी स्थिति को सप्रभाविता कहा जाता है। एक ही जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहा जाता है। एलील के जोड़े जैसे
टीटी में टी तथा टी एक ही जीन के विभिन्न रूप है तथा टी तथा टी एक दूसरे के एलील है। पशुओं में लाल त्वचा वाले मवेशी एवं सफ़ेद त्वचा वाले मवेशी के बीच क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में मवेशी का रंग चितकबरा हो जाता है। मवेशी चितकबरा होना ये सप्रभाविता का दर्शाता है। सप्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता से इस मायने में भिन्न है कि सप्रभाविता में F1 पीढ़ी में जनकों का लक्षण को स्वतंत्र समावेश रहता है, जबकि अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी में जनकों के लक्षणों का प्रभाव मिश्रित रूप से रहता है। अब हम लोग बहुविकल्पता के बारे में समझेंगे। बहुविकल्पता यानी कि ये भी क्या है, मेंडल का जो प्रतिपादित नहीं करता है। मेंडल के सिद्धांत के अनुसार गुणों या लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन्स दो एलिलोमैफिक रूप से, जैसे ऊंचाई हेतु टी तथा छोटा टी, रंग हेतु वाई तथा वाई आकार के आर तथा आर है में पाए जाते हैं, परंतु कई ऐसे लक्षणों का पता लग चुका है जिन हेतु दो या ज़्यादा एलील जिम्मेवार हैं। जब किसी खास एक लक्षण हेतु दो से ज़्यादा वैकल्पिक एलील जिम्मेवार होते हैं तो ऐसे एलील को बहुविकल्पीय एलील कहते हैं तथा इस घटना को बहुविकल्पता कहते हैं। मानव का रक्त वर्ग, ठीक, जिसे ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक है, बहुविकल्पता को दर्शाता है। मानव के 4 रुधिर वर्ग जैसे AB, A, B और O का निर्धारण 3 विकल्पीय एलील यानी कि IA, IB और IO द्वारा होता है। मानव के रुधिर वर्ग में 3 विकल्पीय एलील में दो ही रहता है, जिनसे उनका रुधिर का रंग निर्धारण होता है। खरगोश के शरीर के रंग के लिए 4 अथवा इससे अधिक एलील पाए जाते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला की आँख के रंग के लिए 15 एलील होते हैं। अब संलग्नता मेंडल स्वतंत्र विन्यास के नियम का अपवाद है। मेंडल के इस नियम के अनुसार युग्मक वितरण के समय एलील स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है और एक ही क्रोमोसोम में स्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना अलग हुए किसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। इस घटना को संलग्नता कहते हैं तथा इस जीन को संलग्न जीन कहते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर शोधकर्ता के समय संलग्नता की खोज की थी, जिस हेतु 1933 में उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद जॉन हचिंस ने मकई के पौधे का सफलतापूर्वक संलग्नता को दर्शाया। संलग्नता का प्रमुख प्रभाव यह पड़ता है कि उत्तरोत्तर पीढ़ी में पैतृक लक्षण की संख्या अनुमानित संख्या से बहुत अधिक होती है तथा संकर लक्षण की संख्या बहुत कम होती है। बी नियम क्या है? बी नियम क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया अर्धसूत्री यानी कि विभाजन के प्रोफेज आई की पैक्टिन अवस्था होता है। क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें एक क्रोमोसोम पर स्थित जीनों का एक समूह समजात क्रोमोसोम पर स्थित समान जीनों के समूह से स्थान परिवर्तित करता है। नई जातिया के विकास में क्रॉसिंग ओवर का बहुत महत्व है। क्रॉसिंग इस प्रक्रिया के चलते माता पिता के लक्षण का विनियम होता है, जिसके फलस्वरूप अच्छे गुणों वाले संतान उत्पन्न होते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर शब्द का नामकरण 1912 में मॉर्गन तथा कैसल के द्वारा किया गया। अब मानव लिंग का निर्धारण।
अब हम लोग मानव लिंग के निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्रोमोसोम के द्वारा होता है। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है, जिनमें 22 जोड़ा क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होता है और जिसे ऑटोसोम कहा जाता है। 23वां जोड़ा क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम कहलाता है। यह 2 प्रकार के होता है, एक्स तथा वाई। हैंकिंग ने 1898 में तथा इसके बाद मैककलन ने 1904 में लिंग निर्धारण करने वाले एक्स क्रोमोसोम का यह पता लगाया था कि इसके बाद 1906 में लिंग निर्धारण करने वाले वाई क्रोमोसोम का पता मार्गन ने लगाया और एक्स क्रोमोसोम लंबा तथा छड़ आकार के होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम बहुत छोटे आकार का होता है। मानव नर में एक्स तथा वाई दोनों लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मादा फीमेल में वाई गुणसूत्र का अभाव रहता है। इसके स्थान पर एक और एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। नर का 23वां जोड़ा एक्स वाई होता है तथा मादा का 23वां जोड़ा एक्स एक्स होता है। इसी एक्स तथा वाई क्रोमोसोम द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है। युग्मक निर्माण होते समय एक्स तथा वाई क्रोमोसोम अलग अलग क्रोमोसोम में चले जाते हैं। नर युग्मक 2 प्रकार के आनुवंशिक संरचना वाले होते हैं। आधे शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना 22+X तथा आधे की 22+Y होती है। मादा युग्मक की आनुवंशिक संरचना एक ही प्रकार की होती है, 22+X। निषेचन के दौरान अगर अंडाणु यानी कि ओवा एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होता है तो मादा संतति तथा वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में निषेचित होता है तो नर संतति का जन्म लेता है। लिंग निर्धारण की यह प्रक्रिया हेट्रोगेमेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हेट्रोगेमेसिस का सिद्धांत कहते हैं। अब हम लोग इस तरह पुरुष को शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना ही तय करता है, ठीक है। यानी कि इस तरह पुरुष के शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना ही तय करता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। समाज में यह गलत धारणा बैठ गया है कि लिंग निर्धारण मादा यानी कि फीमेल का दोष है, जबकि यह नर के शुक्राणु स्पर्म पर निर्भर करता है। अब उत्परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन किसी भी जीव में अचानक होने वाला विशाल स्तर विभिन्नता जो वंशागत होता है तथा उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला वह संतान उत्परिवर्तन कहलाता है। डच वैज्ञानिक हुगो डी ब्रिज ने 1901 में इवानिंग प्राइमरोज के पौधे पर प्रयोग करके उत्परिवर्तन का पता लगाया था, ठीक है। और उत्परिवर्तन कायिक तथा जनन दोनों कोशिका में होता है और कायिक कोशिका में होने वाला उत्परिवर्तन वंशानुगत नहीं होता, जबकि जनन कोशिका में होने वाला उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहता है। अब आकार के आधार पर उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला विरहित उत्परिवर्तन, वे सभी विभिन्नताएं जो फिनोटाइप लक्षण में दिखाई देते हैं विरहित उत्परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। विरहित उत्परिवर्तन क्रोमोसोम की संख्या तथा संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब सूक्ष्म उत्परिवर्तन ऐसे विभिन्नताएं जो जीनोटाइप में होती है तथा उसे सूक्ष्म परिवर्तन कहते हैं। सूक्ष्म परिवर्तन डीएनए में हुए परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं और उत्परिवर्तन प्रायः हानिकारक तथा अप्रभावी होता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार केवल 0.1% उत्परिवर्तन ही लाभकारी सिद्ध होता है। हालांकि उत्परिवर्तन का उपयोग कर कई अच्छे किस्म का पादप तैयार किए जाते हैं। अनुवांशिक विकार,
अनुवांशिक विकार यानी कि जीवों का हर लक्षण क्रोमोसोम में अव्यवस्थित जीन द्वारा निर्धारित होते हैं। समांतर क्रोमोसोम तथा उसमें अव्यवस्थित जीन बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहता है। क्रोमोसोम के स्तर पर या जीन के स्तर पर होने वाले उत्परिवर्तन से कई प्रकार के अनुवांशिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलती रहती है। अनुवांशिकता के विकार के दो प्रकार होते हैं। अनुवांशिकता के दो प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला मेंडलीय विकार। ऐसे अनुवांशिक विकार या रोग जो मुख्यतः एकल जीन के रूपांतरण उत्परिवर्तन से निर्धारित होते हैं, उसे मेंडलीय विकार कहा जाता है। मेंडलीय विकार प्रभावी या अप्रभावी भी हो सकते हैं। प्रमुख मेंडलीय विकार निम्न है। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया। इस रोग में मनुष्य के रुधिर जमने की क्षमता नहीं इस रोग में मनुष्य में रुधिर जमने की क्षमता नहीं बराबर होती है। एक्चुअली इतना लगातार मतलब अप्रोक्स ये 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। लगातार बोलने से थोड़ी परेशानी होने लगती है, तो लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। अच्छा करने के लिए ना थोड़ा मेहनत करना ही पड़ता है। बस आप लोग को अपने अंदर ये हैबिट डालिए, जब तक ये चल रहा है तब तक आप लोग बैठे रहिए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो हीमोफीलिया क्या है? तो इस रोग में मनुष्य में रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है, क्योंकि रुधिर को जमने वाले प्रोटीन का संश्लेषण इस रोग से ग्रसित लोगों में नहीं हो पाता। हीमोफीलिया लक्षण हेतु जिम्मेदार जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, जिस कारण इसे लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं, ठीक है। अगर समान रूप पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग के वाहक स्त्री से होता है, तो इन दोनों से उत्पन्न मादा संतान में 50% हीमोफीलिया रोग के वाहक होंगे तथा नर संतान में 50% समान तथा 50% हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त होंगे। अगर किसी समान स्त्री का विवाह अगर हीमोफीलिया पुरुष के साथ होता है, तो इनमें उत्पन्न सभी मादा संतान समान परंतु रोगवाहक रोगी तथा सभी पुत्र समान होंगे। हीमोफीलिया से मादा संतानें रोगग्रस्त नहीं होते, वे सिर्फ वाहक होती हैं, ठीक है। अब हम लोग वर्णधाता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब जेनेटिक्स रोग है, इसीलिए हम लोग ये सब इसी चैप्टर में कवर करेंगे। इस रोग में ग्रस्त रोगी लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर सकता है और इस रोग के सभी जिम्मेवार जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है। अतः हीमोफीलिया की तरह वनधाता भी एक लिंग संलग्न होता है। जब किसी वनधाता स्त्री की शादी समान दृष्टि वाले पुरुष के साथ होती है, तो इनमें उत्पन्न मादा संतान समान परंतु वनधाता का वाहक होगी, जबकि सभी नर संतान वनांध होंगे। जब समान दृष्टि वाले स्त्री का विवाह वनांध यानी कि जो वर्कल ब्लाइंडनेस वाला है वनांध पुरुष के साथ होता है, तो इससे उत्पन्न सभी नर क्या होंगे? संतान समान तथा सभी मादा संतान वनांध के वाहक होंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दात्र कोशिका अरक्ता। दात्र कोशिका अरक्ता यह रोग में मानव रक्त के लाल रुधिर कारक आरबीसी के आकार में परिवर्तन आ जाता है। आरबीसी का आकार उभयतल होता है, जबकि इस रोग में आरबीसी का आकार और हैंसी की तरह होता है। इस रोग का होने का मुख्य कारण हीमोग्लोबिन अणु के एक एमिनो अम्ल यानी कि गुलेटिक अम्ल का वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन होता है। यह लिंग संलग्न नहीं होता है तथा यह रोग जनकों से संतति में तभी स्थानांतरित होता है जब दोनों जनक माता पिता इस विकार के लिए जिम्मेदार जीन के वाहक होते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे फिनाइलिटिकोन्ड्रिया क्या है?
फिनाइलकीटोनिया। इस विकार में मनुष्य में फेनिल एलिनिन एमिनो अम्ल को टायरोसिन एमिनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। इसके कारण फेनिल एलिनिन इकट्ठा हो जाता है तथा इसके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। थैलेसीमिया रोग एक तरह से रक्त विकार है। इस रोग में मनुष्य के शरीर में आरबीसी लाल रक्त कण का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता और इन कोशिकाओं की आयु भी कम होती है। थैलेसीमिया जन्म से ही बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और यह रोग 2 प्रकार का होता है, माइनर रोग और मेजर। जिन बच्चों में माइनर थैलेसीमिया होता है वह लगभग स्वस्थ जीवन जी लेता है, लेकिन मेजर थैलेसीमिया वाले बच्चे में लगभग हर महीने 1 यूनिट खून चढ़ानी पड़ती है। ठीक है, फिर भी वह समान जीवन नहीं जी पाता। अब हम लोग क्रोमोसोमिया विकार देखेंगे। क्रोमोसोमिया विकार यानी कि मानव शरीर में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन से उत्पन्न विकार क्रोमोसोमिया विकार कहलाते हैं। प्रमुख क्रोमोसोमिया विकार का प्रकार हम लोग देखेंगे। तो पहला टर्नर सिंड्रोम जब मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम में से एक की कमी हो जाती है तब यह सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इस सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। ठीक है, जो 46 होना चाहिए वो 45 होता है। तो यह सिंड्रोम महिला में पाया जाता है और ऐसी महिलाओं के अंडाशय अपरिपक्व होते हैं तथा उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती। इस सिंड्रोम को मोनोसोफी 2-1 भी कहा जाता है। अब हम लोग डाउन सिंड्रोम देखेंगे। तो डाउन सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में 21वां जोड़ा क्रोमोसोम में 1 की वृद्धि होती है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। इस सिंड्रोम में ग्रसित रोगी का कद छोटा, सिर गोला एवं जीभ मोटा तथा मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ रहता है। रोगी है मंद बुद्धि हो जाता है तथा श्वास संबंधित रोग से जल्द प्रभावित हो जाता है। इस रोग की खोज सर्वप्रथम 1866 में लैंगडन डाउन ने किया था। इसके कारण इस रोग का नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा। इस रोग से ग्रसित बच्चे मंगोलियन की तरह दिखते हैं, जिस कारण इस रोग को मंगोलिज्म कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 2n+1 भी कहा जाता है। अब बस इसी प्रकार से ये अब समाप्त होने वाला है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 1 की वृद्धि हो जाती परंतु इसमें लिंग क्रोमोसोम में वृद्धि होती है। यह सिंड्रोम पुरुष में होता है जिसमें एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती। इस तरह से इस सिंड्रोम में ग्रसित पुरुष की आनुवंशिकता संरचना 44+XXY हो जाता है। इस सिंड्रोम में ग्रसित पुरुष में महिलाओं जैसे लक्षण आ जाते हैं, जैसे उनमें स्तन का भी विकास हो जाता है। ऐसे पुरुष में शुक्राणु बहुत कम बनते हैं तथा अथवा नहीं बनते। इस सिंड्रोम ट्राइसेमी 2n+1 होता है। तो अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल आपको चाहिए, ठीक है, तो आप हमसे टेलीग्राम RSR हॉट टिप्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए आपके लिए हम ये है, देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये अप्रोक्स 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और
थोड़ा भी लगता है कि इससे ये आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं, तो एक लाइक ज़रूर करें और वैसे दोस्तों को शेयर तो ज़रूर करें जिस कंपटीशन का तैयारी आप करते हैं उसी कंपटीशन का तैयारी आपका दोस्त भी करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।